हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर बोर्ड में कंप्यूटर साइंस में जो आपका सिलेबस है वो किस तरह ब्रेकअप हुआ है और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं एसएलएम में प्रोवाइडेड हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स हैं इन चीज़ों को देखते ही नहीं हैं। अच्छे नंबर लेने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि उनको भी आप देखें और इसके मुताबिक जो है आप प्रिपेयर हों एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के हवाले से फर्स्ट ईयर में जो है 8 चैप्टर आपके सामने हैं। ये एक टेबल बना हुआ है जो मैंने आगा खान के सिलेबस जो है एसएससी पार्ट 1 का है वहाँ से उठाया है। और इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं, टॉपिक नंबर 1 2 3 4, ये चैप्टर नंबर है बेसिकली। और इनके टाइटल हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस, और आगे सब टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ सब टॉपिक्स। इस चैप्टर के आगे 3 सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद ये SLO लिखा हुआ है और यहाँ पे KU और A लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, K स्टैंड फॉर नॉलेज है, U स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग और A स्टैंड फॉर एप्लीकेशन। यानी कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो नॉलेज बेस्ड होंगे या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे या एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ कि नॉलेज बेस में सिर्फ डेफिनेशन की हद तक बात की जाती है, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इन डेप्थ, थोड़ा सा हल्का सा उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह बताई जाती है। और एप्लीकेशन के ऊपर आप लेवल के ऊपर आप एप्लीकेशन जो है डेफिनेटली उसको करते हैं, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी होती है उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जैसे मैंने बताया अभी कि पहला चैप्टर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है, और इसके सब टॉपिक 3 हैं। और इसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन मतलब कोई नहीं है सिलेबस में। अंडरस्टैंडिंग 11 है, एप्लीकेशन 2 है, टोटल इसका जो है 13 हो गया। इसी तरह से सेकंड चैप्टर जो है इसमें नंबर ऑफ सब टॉपिक्स जो है वो 3 हैं, और नॉलेज बेस्ड कोई नहीं है। अंडरस्टैंडिंग 13 है और एप्लीकेशन 1 है, और टोटल 14 हो गए। इसी तरह से अगर आप नीचे आ जाए तो इसका टोटल आप देखें, नंबर ऑफ सब टॉपिक्स का 26 बन जाता है। नॉलेज बेस जो है वो 10 है, अंडरस्टैंडिंग 73, और इसी तरह से बाकी सारे चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। टोटल SL जो बनते हैं आपके वो 119 बन रहे हैं यहाँ। ठीक है। मजीद ये है कि उन्होंने बोर्ड वालों ने परसेंटेज भी इसकी निकाली है कि ये बेसिकली जितने भी आपके SL बनते हैं उसका कितना परसेंट है। तो ये 9% बनता है। नॉलेज बेस 10 जो है ये 119 का अगर आप मतलब इस तरह लगाएं, और ये 61% बनता है, ये 30% बनता है, और ये 100% यहाँ पे। राइट। अच्छा जी। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि मजीद यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है जो कि आपको तैयार करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि एक टेबल यहाँ पे ये दिया है। ये बेसिक आपका सिलेबस है बेसिकली। मैंने यहाँ पे जो ऊपर बात की थी कि सब टॉपिक्स हैं, तो सब टॉपिक्स को समझाने के लिए ये यहाँ पे ये देखें, ये चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और यहाँ पे उसके सब टॉपिक्स ये 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए आपको। और जो ही आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हर टीचर मेरे ख्याल में आपको ये बताता है, और आपको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। बार बार इन चीज़ों को देखें कि टीचर कहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अव्वल तो टीचर जो है वो SLO वाइज ही करवा रहे होते हैं आपको। तो वो बता भी रहे होते हैं कि ये SLO आज हम पढ़ाएंगे, या लेसन प्लान होता है साथ। इसके अलावा ये देखें, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि नॉलेज बेस है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, एप्लीकेशन बेस है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस के ऊपर जो है ये स्टैरिक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस जो क्वेश्चन है, CA से मुराद है क्लास एक्टिविटी। राइट। ये ऐसी एक्टिविटी है जो एग्जाम में आप इसको नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे। राइट। आगे मजीद इसको एक्सप्लोर करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि K फॉर नॉलेज है, तो डेफिनेशन क्या है? रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट और आंसर्स। तो व्हाट स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू डू, मेमोराइज करना है इसको। डिफाइन, लिस्ट, आइडेंटिफाई, लेबल, नेम, रिकॉग्नाइज। तो ये इस तरह के टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। बात समझ आ गई कि नॉलेज बेस में इस तरह की चीजें आएंगी। एग्जाम्पल में देखें, उसने बताया है कि डिफाइन है कंप्यूटर। ठीक है, डेफिनेशन होगी ना कंप्यूटर की। लिस्ट टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइसेस,
मेमोरी डिवाइसेस की टाइप, वो बेशक वो 3 दे दे, 2 दे दे, 5 दे दे, जो भी है उसकी मर्जी है, राइट। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के होंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में क्या होगा, डेफिनेशन इसकी आएगी, एक्सप्लेनिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट, इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग नॉलेज, ठीक है। तो व्हाट स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू डू, क्या है, डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को, एक्सप्लेन करना, क्लासीफाई, कंपेयर, इंटरप्रेट और समराइज और इलस्ट्रेट करना जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है स्टूडेंट की, राइट। और एग्जांपल में देखें, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सीपीयू है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम, आप कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ जो है अंडरस्टैंडिंग में आती है। ये कहाँ से आई है, ये दोबारा से मैं पीछे का टेबल में जाता हूँ, तो ये आप देखें, ये वाली चीज़ है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये नॉलेज बेस है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस है, और ये एप्लीकेशन बेस है। और अगर आप इससे भी ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे आपको मजीद एसएलओ में आपको नजर आ जाएगा, नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस, राइट। अच्छा जी, नीचे दोबारा आते हैं। इन चीज़ों का बताने का मकसद ये है कि आप मैक्सिमम जो है आप अपनी आउटपुट दे सकें, ये चीज़ें आपको अच्छी पता होंगी तो आप अच्छा परफॉर्म कर, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक। इसी तरह से एप्लीकेशन बेस है, तो एप्लीकेशन बेस में देखें, यूजिंग नॉलेज इन व्यू न्यू सिचुएशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम और कैरी आउट टास्क। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है स्टूडेंट से अप्लाई करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, सॉल्व या यूज या इम्प्लीमेंट करना। तो एग्जांपल में देखें, उसने कहा कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स, अप्लाई सॉर्टिंग टेक्निक्स टू अरेंज डेटा। तो ये एप्लीकेशन होगी उसकी, राइट। तो 3 चीजें हमें ये भी पता चल गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है आगे, यहाँ पे आपका एग्जाम स्पेसिफिकेशन होती है फर्स्ट ईयर की, जो जो चैप्टर 1 हमें अभी किया था, इसमें कितने एमसीक्यूज आएंगे, इसमें कितने सीआरक्यूज आएंगे, इसमें कितने ईआरक्यूज आएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आल्दो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि स्टूडेंट्स को कि वो सिलेक्टेड स्टडी करें, लेकिन इस टेबल का मकसद ये है, बोर्ड वालों ने इसीलिए ये एसओ में रखा है कि स्टूडेंट को ये नॉलेज हो कि किस चैप्टर की कितनी वर्थ है, किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किसको हमने ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आल्दो आपने सारे चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है अचीव कर सकें। तो एम अब बाज़ बच्चों को मैं समझता हूँ शायद इस तरह के हों भी कुछ, कि उनको ये भी पता नहीं होगा कि एमसीक्यू का स्टैंड फॉर क्या है, या सीआरक्यू किसको कहते हैं, या उसकी मतलब उसमें क्या चीज़ आ सकती, राइट। उसमें ईआरक्यू है, उसका क्या मतलब है, और उसमें मतलब ये उनको पता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस हद तक। तो इसको भी हम देख लेते हैं, ये टेबल आपके सामने है, यहाँ पे देखें, टॉपिक नंबर है 1, चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है। एमसीक्यू इसमें 10 आएंगे, सीआरक्यू इसमें 6 आएंगे, टोटल 6 मार्क्स का 1 सीआरक्यू आएगा, राइट। सीआरक्यू 1 आएगा 6 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, अगर आप ऊपर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू स्टैंड फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिक्वायर्स कैंडिडेट टू चूज वन बेस्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम 4 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, ईच एमसीक्यू कैरीज 1 मार्क, राइट। ये आपको पता है। स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन किसको कहते हैं, रिक्वायर्स स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड विद अ शॉर्ट टेक्स्ट, फ्यू फ्रेजेस, सेंटेंसेस, कैलकुलेशन और डायग्राम्स, राइट। किसी भी सूरत में वो क्वेश्चन कर सकता है, डायग्राम के जरिए से ही पूछ सकता है, मजीद यह है कि समरी के लिहाज से ही पूछ सकता है। उसके बाद जो आखिरी किस्म है क्वेश्चंस की, वो है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं उर्फ आम में, ठीक है। तो वो रिक्वायर करता है स्टूडेंट टू आंसर इन अ मोर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द आंसर शुड बी इन पैराग्राफ फॉर्म with diagram where needed and address all parts of the question, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इस टेबल को अगर आप एनालाइज करें, तो इसमें देखें, चैप्टर नंबर 1 है, उसमें एमसीक्यूज 10 आ रहे हैं, और सीआरक्यू जो है वो एक सीआरक्यू आ रहा है, वो 6 नंबर का, राइट। ईआरक्यू यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसके टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो 16, क्योंकि कैसे, ये 10 और ये देखिए 6 मार्क्स का ये, तो 10 और 6 16, ये टोटल 16 आ गया। चैप्टर नंबर 2 में कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस में, ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, इसमें देखें 9 एमसीक्यूज आ रहे हैं, और ये 3 नंबर का 1 सीआरक्यू आ रहा है।
और इसका टोटल जो मार्क्स बन रहे हैं वो 12, क्योंकि 9 + 3 = इसी तरह आप चलते जाएंगे। मजीद अगर आप देखें यहाँ पे आप आ जाएं चैप्टर नंबर 5 पे, तो आप देखें कि MCQs 5 हैं, CRQ इसमें कोई नहीं है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये आपको नज़र आ रही है कि ये देखें, ये जो पांचवा और छठा चैप्टर है इसको मिला के दो क्वेश्चन, 7 मार्क्स, चूज एनी वन फ्रॉम टू। यानी इसका मतलब है कि पांचवें में से भी एक क्वेश्चन होगा ERQ का, और छठे चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन होगा ERQ का। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस तरह से आपने इसको टेबल को देख लेना है। बाज मैंने देखा है कि इतने मतलब उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता ये टेबल ना, उनको पता ही नहीं होता कि किस चैप्टर में से कितने MCQs या CRQ या ERQ आएंगे। तो इसको आप टोटल अगर करें, मैं आगे मजीद नहीं करता, मैं समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मजीद ये चलिए आखिरी चीज़ देख लेते हैं, 7 और 8 चैप्टर में देख लें कि 7 में 6 MCQs हैं, 8 में 5 MCQs हैं। इसी तरह 7 में जो CRQ है वो 3 नंबर का एक CRQ है। और 7 और 8 मिला के उसी तरह से 7 मार्क्स, चूज एनी वन फ्रॉम टू। तो इसमें 7 में भी एक ERQ आएगा और 8 में भी एक ERQ है, उसके दरमियान में और होगा। इसी तरह से पांचवें और छठे चैप्टर में से भी और होगा, उसमें से भी एक एक क्वेश्चन आएगा। अक्सर स्टूडेंट ये पूछ रहे होते हैं, हालांकि बार बार बताया जाता है कि वो पूछ रहे होते हैं सर ये कौन सी चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कौन सी चैप्टर में से आने हैं। आपको सिलेबस आप खोलें, आप देखें उसको। ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आपके लिए आसानी चले हो जाए, किसी तरह आप इसको देख लें और इसको समझ लें। राइट, अब आप देखें टोटल MCQs हैं, अगर आप इनके टोटल करें तो 50 हैं। तो आपको पता है कि 50 MCQs होते हैं। CRQ जो है 21 नंबर के हैं, ERQ जो है 40 नंबर के, और टोटल 85 नंबर है। आप 15 नंबर कहाँ गए, 100 नंबर का पेपर होता है, 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में से 12 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होती है, सारा जो आपने करके दिखाना होता है। 3 नंबर जो है आपके पोर्टफोलियो जो कॉपी के होते हैं, जिसके ऊपर बेशुमार वीडियोस पहले मैं बना चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे, ये देखिए प्रैक्टिस लिखा हुआ है और टोटल उसने 100 कर दिया इसको। राइट, ठीक हो गया। ये फर्स्ट ईयर की बात होगी। बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर सेकंड ईयर में भी यही है, टेबल एक बनाया गया है और इसमें सब टॉपिक बताए गए हैं ऑपरेटिंग। इसमें देखिए कितने, जब 9 से लेके 17 तक चैप्टर हैं। ठीक है, उसमें से 1 से लेके 8 तक चैप्टर थे, इसमें 9 से लेके 17 तक चैप्टर हैं। और इसमें भी आगे आप देख रहे हैं कि 9 में 3 सब टॉपिक हैं, नॉलेज बेस 1 है, और अंडरस्टैंडिंग 8 है, और 1 एप्लीकेशन है, और टोटल इसके हो गए 10। इसी तरह चलते जाएंगे। तो यहाँ पे आप टेबल को समझ लें अच्छी तरह से। मुराद ये है कि, और फिर उसके बाद आखिरी चीज़ जो रह गई वो हमारे पास स्पेसिफिकेशन के हवाले से रहेगी। सेकेंड ईयर की स्पेसिफिकेशन इस तरह से होगी कि इसमें देखें, 9 में 6 MCQs आ रहे हैं 9 चैप्टर में से, और 3 नंबर का एक CRQ आ रहा है। इसमें ERQ क्यों नहीं कोई नहीं है। यहाँ पे 10 में भी 2 MCQs आ रहे हैं, यहाँ पे 3 नंबर का एक CRQ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 11 और 12 में ये देखें ERQ यहाँ पे और की सूरत में आ रहे हैं, यानी कि 11 में भी एक ERQ आएगा और लिखा होगा, और 12वें चैप्टर में भी एक ERQ आएगा। राइट, इसी तरह से 13वां और 14वां चैप्टर जो आ रही है तो फंक्शन का चैप्टर है, इसमें से भी एक एक ERQ और के साथ आएगा। राइट, और इसी तरह से MCQs और CRQ की आपको बात समझ आ गई होगी। तो इसका टोटल देख लें, 50 है, इसका 21, इसका 14, 85, और प्रैक्टिकली 15। तो इस तरह से आप को समझ आ जानी चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि कौन से चैप्टर में से कौन से MCQs आएंगे, कितने MCQs आएंगे, कितने CRQ आएंगे, कितने ERQ आएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं दोबारा से ये बात करूंगा कि किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं है कि उसको वो सिलेक्टेड स्टडी करें, क्योंकि जब टीचर ने आपके मुकम्मल सिलेबस करवा दिया है तो इसका कोई नहीं बनता कि आप उसको सिलेक्टेड स्टडी करें। लेकिन कोई आपके साथ कोई मिसहैप हो गया है, कोई मसला बन गया है, और आपके पास टाइम शॉर्ट हो गया और प्रिपेयर नहीं कर सक रहे, खुदा ना खास्ता, तो फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसमें से देखें कि मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन है कौन से किस में से आएंगे, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। और MCQs ज़्यादा किस में से आ रहे हैं, देखें यहाँ पे 10 MCQs आ रहे हैं, देख रहे हैं आप।
इसमें 8 आ रहे हैं, इसमें 7 आ रहे हैं, देखें कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं, उनको करें। फिर मैं दोबारा वही बात करूंगा कि आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो स्टूडेंट्स जिनको ये चीज़ों का पता नहीं था, वो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको इन चीज़ों का भी पता नहीं होता। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, आपको फ़ायदा हो सकता है। इसको आप प्लीज़ ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।